अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रांच इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, ये दो नाम से ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो पहचानी जाती हैं। बुनियादी तौर पे ये जंप की इंस्ट्रक्शंस हैं, जंप का लफ्ज़ इसमें यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्रांच इंस्ट्रक्शंस क्या करती है। सारी ब्रांच इंस्ट्रक्शंस को अगर सम अप करें तो उससे क्या होगा, तो these instructions shift programs execution control at label address within them। जो इंस्ट्रक्शन के साथ एक एड्रेस लिखा होता है उस पे एग्जीक्यूशन के कंट्रोल को शिफ्ट करती है। सिंपल अंदाज में अगर देखा जाए कि करना क्या है उन्होंने, तो इन इंस्ट्रक्शंस का बुनियादी काम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को किसी और जगह पे शिफ्ट करना है। जहाँ पे कोई भी लेबल या एड्रेस लिखा है, उस एड्रेस जो आप इंस्ट्रक्शन के साथ लेबल देंगे वो लेबल किसी और जगह पे किसी इंस्ट्रक्शन के शुरू में लिखा होगा, तो उस जगह पर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को ट्रांसफ़र करना, शिफ्ट करना इनका बुनियादी काम है। अब ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है फिज़िकली अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, दिस इज़ डन बाय लोडिंग एड्रेस इनटू पीसी। प्रोग्राम काउंटर जो होता है वो बुनियादी तौर पे इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस जनरेट करता है सीक्वेंस में। तो जब एक प्रोग्राम रन होता है तो वो शुरू 0 एड्रेस उसके ऊपर लोड होगा पीसी के ऊपर, और फिर 1 2 3 यूँ एक सीक्वेंस में प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही होती है। तो जब हम ब्रांच इंस्ट्रक्शंस देते हैं या जैसे ही ब्रांच इंस्ट्रक्शन आएगी तो उस एग्जीक्यूशन का कंट्रोल उस जगह से किसी और जगह पे, यानी उस सीक्वेंस को तोड़कर किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने 10 इंस्ट्रक्शंस लिखी, 20 इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। पहली 5 इंस्ट्रक्शंस में जो 5वीं इंस्ट्रक्शन है उसमें लिखा हुआ है कि जंप एट एड्रेस नंबर 10। तो 5वीं इंस्ट्रक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होगी तो एग्जीक्यूशन का कंट्रोल 10 नंबर इंस्ट्रक्शन के ऊपर आ जाएगा और उससे आगे एग्जीक्यूशन शुरू होगी 11 12 अप टू एंड ऑफ प्रोग्राम। तो बीच में जो ये 6 से लेके 9 तक इंस्ट्रक्शंस थी ये स्किप हो गई। तो स्किप करना किसी खास मकसद से होता है। जैसे हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे, तो फॉर इफ स्ट्रक्चर है, इफ एल्स स्ट्रक्चर है, फॉर लूप्स होते हैं, लूप्स होते हैं। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बुनियादी तौर पे इस इंस्ट्रक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। और इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, काम क्या होता है कि जैसे ही जंप की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो जंप से आगे उस एड्रेस लिखा होता है, जंप और फ्लां लोकेशन। तो जंप के बाद लोकेशन जो लिखी हुई है वो लोकेशन पीसी में लोड होगी, तो ज़ाहिर है कि वहाँ से एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फॉर कंडीशनल जंप्स और शॉर्ट जंप पीसी इज़ एडेड इन एड्रेस एंड देन लोडेड इनटू पीसी। पीसी के अंदर जो वैल्यू है उसको उस एड्रेस के साथ ऐड किया जाएगा और देन दोबारा से पीसी के अंदर वैल्यू को लोड कर दिया जाता है कंडीशनल जंप और शॉर्ट जंप्स में। फॉर लॉन्ग जंप एंड एब्सोल्यूट जंप इंस्ट्रक्शन एड्रेस इज डायरेक्टली लोडेड इनटू पीसी। तो जो लॉन्ग जंप होते हैं, एब्सोल्यूट जंप होते हैं, उसमें एड्रेस जो होता है वो पूरे का पूरा पीसी के अंदर लोड हो जाता है। तो ज़ाहिर एड्रेस भी उनके अंदर 16 बिट का होता है। तो एब्सोल्यूट जंप में जो एड्रेस होता है वो 11 बिट का होता है और जो लॉन्ग जंप होती है उसमें 16 बिट का होता है। तो 16 बिट या 11 बिट जो हैं वो डायरेक्टली लोड हो जाएगी पीसी के अंदर, ठीक है। तो ये इसकी एग्जीक्यूशन का तरीक़ाकार होता है इन इंस्ट्रक्शंस का। सबसे पहले हम कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। तो ऑल कंडीशनल जंप्स आर शॉर्ट, पहली बात। दूसरी बात, एड्रेस ऑफ the target must be within -128 to +127 byte of the content of PC। PC के कंटेंट से इनका डिफरेंस जो है वो 127 या -127 से लेके +127 तक, -128 से +127 तक के दरमियान होना चाहिए। टू कैलकुलेट द टारगेट एड्रेस ऑफ शॉर्ट जंप, एस जंप, जे जी, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें क्या होता है, द सेकेंड बाइट इज़ एडिड टू पीसी। पीसी के अंदर 16 बिट्स हैं और सीटी वो जो एक फर्स्ट बाइट है मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, दूसरी सेकंड लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट जो बाइट होती है उसको पीसी के एड्रेस में इसमें जो इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर भी 2 होती हैं मोस्टली। शॉर्ट जंप जो है ये भी 2 बाइट की होती है और पीसी भी 2 बाइट का है। तो सेकेंड बाइट ऑफ
instruction, second byte of instruction is added to PC of the instruction immediately below the jump. जंप के बाद जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस और इसका एड्रेस जो है उसमें प्लस किया जाता है. If the target address is more than minus 128 or 2 plus 127 byte from the address below the short jump instruction, the assembler will generate an error stating the jump is out of range. तो ये जो है assembler एक एड्रेस जनरेट होगा जिसके अंदर लिखा होगा, स्टेट करेगा वो जंप के साथ क्या एरर होगा कि जंप इज़ आउट ऑफ रेंज. तो अगर आपको एरर आ रहा है तो ये एक एरर भी आ सकता है कि एड्रेस जो है जंप इज़ आउट ऑफ रेंज या एड्रेस इज़ टू लॉन्ग, इस तरह का जो एड्रेस जो आता है तो उस केस का मतलब ये होता है कि आप जो जंप कर रहे हो वो इस रेंज के बाहर है और शॉर्ट जंप की ये रेंज है इसके अंदर कर सकता है, तो फिर आपको लॉन्ग जंप की इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी पड़ती है. तो बहरहाल जो कंडीशनल जंप से उनके बारे में ये कुछ चीज़ें हैं. अब हम देख लेते हैं कि कंडीशनल जंप्स कौन कौन से हैं. तो कंडीशनल जंप्स पहली इंस्ट्रक्शन है JZ, जंप इफ़ A इक्वल टू 0. ए से मुराद एक्यूमुलेटर है, तो एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू अगर 0 है तो उस सूरत में ये इंस्ट्रक्शन या ये जंप परफॉर्म होगा. तो कंडीशनल जंप इसके साथ कोई कंडीशन होती है तो आपने एक तो जंप को देखना है J फॉर जंप और दूसरी साथ कंडीशन होगी कि क्या चीज़ किस चीज़ को चेक करेगा. तो इसमें एक्यूमुलेटर को चेक कर रहा है. JZ जंप इफ़ एक्यूमुलेटर इक्वल टू 0. JNC जंप इफ़ एक्यूमुलेटर नॉट इक्वल टू 0. उसके बाद है DJNZ डिक्रीमेंट एंड जंप इफ A इक्वल टू 0. A नॉट इक्वल टू 0. डिक्रीमेंट एंड जंप इफ रजिस्टर इज नॉट इक्वल टू 0. ये भी हो सकता है और इसके साथ एक्यूमुलेटर के साथ रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर जो है उसको चेक किया जाता है. कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल, तो इसमें जंप की इंस्ट्रक्शन जो परफॉर्म होगी वो दो चीज़ों को पहले कंपेयर करेगा. एक एक्यूमुलेटर है और दूसरा यहाँ पे इसका साथ कोई एक और चीज़ है, या रजिस्टर है और कोई डाटा है. तो रजिस्टर भी हो सकता है, एक्यूमुलेटर भी हो सकता है. तो इन दोनों चीज़ों में और ये जो बाइट है या डाटा दिया हुआ है इसको कंपेयर करेगा. सबसे पहला काम कंपैरिजन के बाद अगर जो रिज़ल्ट निकलता है वो इक्वल नहीं है तो उस सूरत में जंप परफॉर्म होगा. JC जंप इफ़ कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 1, कैरी फ्लैग इज सेट. तो JNC जंप इफ कैरी फ्लैग इज क्लियर, जंप कैरी फ्लैग जो है वो उसकी वैल्यू अगर 0 है तो जंप परफॉर्म करेगा JNC. JB आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं सिंगल बिट इंस्ट्रक्शंस में, बता चुके जंप भी है इसमें, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे भी शामिल कर रहे हैं कि JB जंप इफ बिट इक्वल टू 1, जो बिट एड्रेस आपने दिया है उसकी अंदर वैल्यू 1 होगी तो जंप होगा. JNB जंप इफ बिट इज इक्वल टू 0 क्लियर. JPC जंप इफ बिट इक्वल टू 1 एंड क्लियर द बिट. ये जो है 3 इंस्ट्रक्शन आप ऑलरेडी पहले स्टडी कर चुके हैं. तो ये सारे जो हैं ये कंडीशनल जंप हैं, यानी जंप परफॉर्म करने के लिए कोई कंडीशन के साथ चेक होती है जो यहाँ पे इफ़ के बाद आपको नज़र आ रही है. अब जो कंडीशनल जंप है उसमें कुछ हम इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं. जनरेट से JNC इसके साथ लेबल आपने कोई दिया तो इससे क्या होगा, जंप इफ़ नो कैरी कैरी फ्लैग इक्वल टू 0. और इसमें क्या होगा, इफ़ कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 0 द CPU starts to fetch and execute instruction from the address of the label. अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 होगी तो उस सूरत में CPU जो है वो इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा. कहाँ से, जो लेबल जिस जो लेबल में दिया गया है एड्रेस या लेबल जिस एड्रेस को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है वहाँ से आगे इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी. इफ़ कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 1, अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 होगी इट विल नॉट जंप बट इट एग्जीक्यूट नेट इंस्ट्रक्शन बिलो JNC. तो उस सूरत में जंप परफॉर्म नहीं होगा बल्कि JNC लेट्स से 5 नंबर पहले एग्जांपल दी थी कि 20 इंस्ट्रक्शन है, 5वें नंबर पे जंप की इंस्ट्रक्शन है, तो ये
10 के ऊपर जंप करने के बजाय छठी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा अगर कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 होगी तो। दूसरी इंस्ट्रक्शन TJNZ डिक्रीमेंट एंड जंप इफ नॉट 0। इसके अंदर आप रजिस्टर लिखते हैं और इसके साथ कॉमन डाल के आपने एक लेबल देना है, एड्रेस देना। इसका ये सिंटैक्स है। द रजिस्टर इज डिक्रीमेंटेड। पहली बात ये है कि सबसे पहले रजिस्टर को डिक्रीमेंट करेगा। इफ इट इज नॉट 0, अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं है, इट जंप टू टारगेट एड्रेस रेफर्ड बाय द लेबल। ठीक है, तो पहला काम इसने करना है, रजिस्टर को डिक्रीमेंट करना है। वो डिक्रीमेंट करने के बाद अब उसने जो एड्रेस आपने दिया है, लेबल दिया है, वो जिस एड्रेस को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है उस एड्रेस से एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ लूप the register is loaded with the counter for the number of repetitions। अब ये इंस्ट्रक्शन यूज होती है लूप्स बनाने में। तो इस लूप फॉर लूप को कंटिन्यू या फॉर लूप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि इस इंस्ट्रक्शन या ये लूप शुरू होने या उस लेबल से पहले आपको रजिस्टर के अंदर वो वैल्यू डालनी है जितनी दफ़ा आपने रिपीटेशन करनी है। यानी जब लूप बनाएंगे इस इंस्ट्रक्शन को यूज करके, इंस्ट्रक्शन का फंक्शन ये तो पहले क्लियर हो चुका है। अब हम इससे इसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं कि अगर इस इंस्ट्रक्शन को हम यूज कर रहे हैं फॉर मेकिंग लूप, तो उसमें उसके लिए वो क्या करना पड़ेगा कि रजिस्टर जो है उसके अंदर पहले कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी जितनी दफ़ा आपने उसको रिपीट करना है। मतलब आपने काम 10 दफ़ा रिपीट करना है तो उसके अंदर 10 वैल्यू डाल दें। ये इंस्ट्रक्शन हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल आपने परफॉर्म की उसमें यूज़ कर चुके हैं। और ये इंस्ट्रक्शन कहाँ पे आपने यूज़ की है, डिले की सब रूटीन बनाने में। तो डिले की सब रूटीन बनाने के लिए हम DJNZ की इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करवाते हैं और ये इंस्ट्रक्शन ग्रुप तक एग्जीक्यूट होती रहती है। जो वैल्यू आप R0 के अंदर डालते हैं या R1 के अंदर जो रजिस्टर के अंदर वैल्यू डालते हैं, और यहाँ पे आप रजिस्टर भी लिख देते हैं। तो रजिस्टर जो है इसके अंदर वैल्यू आपने इससे पहले लिख ली और उतनी दफ़ा ये रिपीट करेगा। 100 दफ़ा करना है आपने, 50 दफ़ा करना है, 200 दफ़ा करना है, तो जितने टाइम आपने उसको रिपीट करना है वो रजिस्टर के अंदर इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन या इसका जो लेबल है उससे पहले होना चाहिए। काउंटर कैन बी R0 to R7। ये जो 8 रजिस्टर हैं इनमें से कोई भी एक काउंटर के तौर पे यूज हो सकता है या रैम लोकेशन भी हो सकती है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कंपेयर एंड जंप इफ नॉट इक्वल। इसमें क्यूमुलेटर लिखा आपने, डाटा लिखा और लेबल लिखा, तो 3 ऑपरेंड आपने इसमें देने हैं। क्योंकि ये क्या करेगी इंस्ट्रक्शन, कंपेयर फर्स्ट ऑपरेंड एंड सेकंड ऑपरेंड। ये क्यूमुलेटर और डाटा को आपस में कंपेयर करेगी। एंड जंप टू लेबल इफ नॉट इक्वल, इफ बोथ ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल। तो ये इंस्ट्रक्शन जंप परफॉर्म करेगी अगर ये एक्यूमुलेटर और डाटा आपस में बराबर नहीं है। तो ये किसी खास चीज़ को चेक करने के लिए हम इस इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं। तो इसमें 3 ऑपरेंड्स हैं। पहले 2 ऑपरेंड्स जो हैं वो हमारे पास कोई डाटा है जिसको आपस में कंपेयर करना है, और आखिरी जो है वो एड्रेस है जहाँ पर जंप करना है। लेकिन जंप करने के लिए ज़रूरी है कि ये डाटा आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम अनकंडीशनल जंप्स के ऊपर। तो अनकंडीशनल जंप इज अ जंप इन विच कंट्रोल इज ट्रांसफर अनकंडीशनली टू टारगेट लोकेशन। यानी ये वो जंप इंस्ट्रक्शंस हैं जो हर सूरत में परफॉर्म होनी है। कंडीशन नहीं है कि ये रुक जाए या परफॉर्म हो या ना हो, ये हर सूरत में परफॉर्म होने। इसका शॉर्ट मतलब ये है कि ये कंडीशनल जंप वो हैं जो हर सूरत में कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र होगा। इसकी मिसाल है एल जंप, LJMP लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। पहली बात, फर्स्ट बाइट इज ऑपकोड और सेकंड एंड थर्ड बाइट्स रिप्रेजेंट 16 बिट एड्रेस। ठीक है जी, 16 बिट टारगेट एड्रेस होगा इसके अंदर। अब जो है एनी मेमोरी लोकेशन फ्रॉम 0 to FF, ये जो 16 बिट्स हैं वो कोई भी मेमोरी लोकेशन हो सकती है 000 से FFFH तक। एस जंप शॉर्ट जंप, S फॉर शॉर्ट, JMP फॉर जंप, JUMP। ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट बाइट इज ऑपकोड एंड सेकंड बाइट इज रिलेटिव टारगेट एड्रेस फ्रॉम -0 to FFH।
ठीक है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड -127 एंड बैकवर्ड -128 बाइट्स फ्रॉम द करंट पीसी लोकेशन। तो इसके अंदर जो है यहाँ से 0 से लेकर हर तक लोकेशन होगी, ज़रा उसको लोकेशन को बीच में इसके ऐड करना है, और वो ऐड करने के बाद रिजल्ट इस रेंज के अंदर आना चाहिए। अनकंडीशनल जंप्स जो हैं वो कौन से हैं? इसमें सबसे पहले है ए जंप की इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ए जंप, ये दो इंस्ट्रक्शन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, एल जंप एंड एस जंप। तो तीसरी इंस्ट्रक्शन इसमें है ए जंप। ए जंप से बनता है एब्सोल्यूट जंप। इसमें जो रेंज है उसका फर्क है, 2 किलोबाइट ब्लॉक है और इसमें 11 बिट्स होती हैं। सिंटैक्स इसका ए जंप और आगे आपने को लेबल देना है। डिस्क्रिप्शन इसकी है कि ए जंप अनकंडीशनली जंप टू इंडिकेटेड कोड एड्रेस, जो कोड मेमोरी का एड्रेस दिया हुआ है उसके ऊपर अनकंडीशनली ये जंप करेगी, क्योंकि अनकंडीशनल जंप है, अनकंडीशनली इसने भी जंप करना है। इट हैज़ 11 बिट एड्रेस, इसके साथ जो एड्रेस होता है वो 11 बिट का होता है। सो जंप में ओनली बी मेड टू कोड मेमोरी लोकेटेड विदिन द सेम 2 के ब्लॉक, यानी जिस ब्लॉक के अंदर आप ये इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं उसी ब्लॉक के अंदर जो है 2 किलो का ब्लॉक अगर बना लें 2 किलोबाइट्स का, तो उसी के अंदर इसने मूव करना है। द न्यू वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज कैलकुलेटेड बाय रिप्लेसिंग। अब न्यू वैल्यू जो प्रोग्राम काउंटर की लोड होनी है, जो पहले आपसे बात की थी जंप्स की शुरू करने से पहले, कि ये जो इंस्ट्रक्शन है बुनियादी तौर पे जहाँ परफॉर्म करती है वो पीसी के अंदर वैल्यू लोड होती है। तो पीसी के अंदर वैल्यू लोड होगी, वो कैसे कैलकुलेट होगी? बाय रिप्लेसिंग। कैलकुलेशन नहीं है बल्कि रिप्लेसमेंट है। किसमें? लास्ट सिग्निफिकेंट बाइट ऑफ प्रोग्राम काउंटर विद सेकंड बाइट ऑफ ए जंप इंस्ट्रक्शन। ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर सेकंड बाइट है उसको, और प्रोग्राम काउंटर की जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है सेकंड बाइट है उसको आपस में जो डायरेक्टली रिप्लेस होगा। या रिप्लेसिंग 0 to 2 bits of most significant byte of program counter with 3 bits of indicates page of byte followed by jump instruction। तो अब 11 बिट का आपके पास एड्रेस था इस इंस्ट्रक्शन के साथ, तो 8 बिट्स तो डायरेक्टली लोड हो गई, और जो उसके बाद वाली 3 बिट्स हैं वो पूरा पीसी की 0 से लेके 2 नंबर में 0, 1 और 2 3 बिट्स ये हो गई। इन 3 बिट्स को आपस में रिप्लेस करेगा, जिससे जो प्रोग्राम काउंटर है उसकी नई वैल्यू जनरेट हो जाएगी। बिट्स नंबर 3 to 7 ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट ऑफ प्रोग्राम काउंटर रिमेन्स अनचेंज्ड। प्रोग्राम काउंटर की जो 3 से लेकर 7 नंबर तक बिट्स हैं वो चेंज नहीं होंगी इस इंस्ट्रक्शन की वजह से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अनकंडीशनल जंप्स में कंडीशनल या अनकंडीशनल जो जंप्स हैं, जंप की इंस्ट्रक्शन में कॉल की इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होती है। अब कॉल की इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है? तो कॉल की इंस्ट्रक्शन इज यूज टू कॉल अ सब रूटीन। कॉल की इंस्ट्रक्शन किसी सब रूटीन को कॉल करने के लिए इस्तेमाल होती है। सब रूटीन क्या होती है? सब रूटीन्स आर ऑफन यूज्ड टू परफॉर्म टास्क दैट नीडेड टू बी परफॉर्म फ्रीक्वेंटली। जो आप बहुत ज़्यादा काम परफॉर्म करते हैं उसको हम सब रूटीन के अंदर रख लेते हैं। अब सब रूटीन बनाने से दिस मेक्स प्रोग्राम मोर स्ट्रक्चर्ड इन एडिशन टू सेविंग मेमोरी स्पेस। तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि मेमोरी स्पेस भी बच जाएगी एक, और दूसरा फ़ायदा कि प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है। किससे? सब रूटीन बनाने से। तो सब रूटीन की जो है वो 2 फ़ायदे आपको यहाँ से नज़र आ गए। इसमें प्रोग्राम वो स्ट्रक्चर्ड, सब रूटीन को इस्तेमाल करने से प्रोग्राम स्ट्रक्चर्ड होता है, और दूसरा सेविंग मेमोरी स्पेस, इससे मेमोरी स्पेस जो है वो सेव होती है, कम मेमोरी जो है वो यूज़ होती है। ज़ाहिर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, लास्ट टाइम मैंने प्रोग्राम लिखे कि हम डिले को कॉल करते हैं, दो दफ़ा कर रहे हैं, 3 दफ़ा कर रहे हैं, या ज़्यादा दफ़ा भी डिले की सब रूटीन कॉल हो सकती है। तो जब हम इसको लिख रहे हैं तो अब ये सब रूटीन लिखी एक दफ़ा जा रही है, कॉल हम 4 जगह कर रहे हैं। अगर हम रूटीन ना बनाते तो ये 5, 6, 7 इंस्ट्रक्शन जब 4 दफ़ा लिखी होती तो 28 लोकेशन ज़ाया हो जाती है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 जो हैं वो आपने ये 7 इंस्ट्रक्शन लिखी, 7 बाइट्स वहाँ पे इस्तेमाल हो गई, या 7 जो हैं वो आपके पास ये इंस्ट्रक्शन आ गई,
और 4 दफ़ा कॉल करें तो 11 आपके पास होगी। तो जितना ज़्यादा कॉल करेंगे इतना आपका प्रोग्राम का ओवरहेड जो है वो कैलकुलेशन वाइज कम आता है, परसेंटेज कम बनती है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आपने 2 या 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 10 दफ़ा एक चीज़ को कॉल करना है, फ्रिक्वेंटली कॉल करना है, तो उससे मेमोरी स्पेस जो है वो कम हो जाएगी अगर सब रूटीन बना लेंगे। तो अगर सब रूटीन बनाएंगे तो ज़ाहिर है वही चीज़ आप बार बार लिखेंगे और बार बार लिखेंगे तो मेमोरी के अंदर जो है वो स्पेस ज़्यादा घेरेगी। जबकि कॉलिंग सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन से कॉल हो जाती है, तो 7 के बजाय आपको एक लिखनी पड़ती है। पहले सब रूटीन इज कॉल्ड, हम सब रूटीन कॉल होती है तो क्या होता है, या हम इसको जंप की इंस्ट्रक्शन में, ब्रांच इंस्ट्रक्शन में क्यों कैलकुलेट क्यों डाल रहे हैं। तो जब एक सब रूटीन कॉल होती है, कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू दैट सब रूटीन। सब रूटीन को कॉल करने का मतलब है कि प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ पे शिफ्ट हो जाए, उस सब रूटीन के ऊपर। तो प्रोग्राम जहाँ से एग्जीक्यूट होता है वहाँ से छोड़ के उस सब रूटीन का जो एड्रेस है उसके ऊपर प्रोग्राम की शिफ्टिंग हो जाती है। द प्रोसेसर सेव्स on the stack the address of the instruction immediately below the lcall। तो lcall या कॉल की इंस्ट्रक्शन के बाद की जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस सबसे पहले स्टैक के ऊपर प्रोसेसर सेव करता है। जब एक सब रूटीन कॉल होती है तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा कहाँ पे, सब रूटीन के ऊपर। अब सब रूटीन जो होती है उसमें जो कॉलिंग के साथ सिर्फ एक शिफ्टिंग प्रोसेस नहीं हो रही, बल्कि एक और काम भी हो रहा है कि प्रोसेसर जो है वो एड्रेस इस इंस्ट्रक्शन के बाद की जो इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस स्टैक के ऊपर सेव कर लेता है। अब क्या करेगा, बिगिंस टू फैच इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द न्यू लोकेशन। अब उसे नई लोकेशन सब रूटीन के अंदर की इंस्ट्रक्शन फैच एंड एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। जंप परफॉर्म हो गया। अब आफ्टर फिनिशिंग एग्जीक्यूशन ऑफ सब रूटीन, जब इंस्ट्रक्शन जो है सब रूटीन के अंदर इंस्ट्रक्शन हैं उसकी एग्जीक्यूशन जब कंप्लीट हो जाएगी, द इंस्ट्रक्शन RET ट्रांसफर कंट्रोल बैक टू कर्नल लोकेशन। तो अब ये हो रहा है कि सब रूटीन की आखिरी इंस्ट्रक्शन RET लिखनी पड़ती है। तो RET की जब इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है, RET फॉर रिटर्न, तो इससे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन वापस उस जगह पे शिफ्ट हो जाएगी जहाँ से इसने कॉलिंग हुई थी। और रिटर्न क्या करेगा, एड्रेस कहाँ से लेगा, तो स्टैक से उठा लेगा। तो एवरी सब रूटीन नीड्स RET एज द लास्ट इंस्ट्रक्शन। सब रूटीन की आखिरी इंस्ट्रक्शन RET होनी चाहिए। ठीक है जी। अब कॉल की इंस्ट्रक्शंस कितनी हैं, एक है L कॉल, लॉन्ग कॉल, ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। First byte is opcode and second and third bytes are used for address target subroutine. Subroutine is located within 64 kilobyte of address space। और दूसरी इंस्ट्रक्शन आ गई A कॉल, एब्सोल्यूट कॉल। इस केस में इंस्ट्रक्शन जो है ये 2 बाइट की होती है और 11 bits are used for address within 2K byte range। तो इस 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन में से 11 बिट्स जो हैं वो यूज होंगे फॉर 2 किलोबाइट की एड्रेस रेंज के लिए। ओनली द डिफरेंस बिटवीन ए कॉल एंड कॉल इज द टारगेट एड्रेस फॉर L कॉल कैन बी एनीवेयर विदिन 64 किलोबाइट। पहला डिफरेंस, द टारगेट एड्रेस ऑफ ए कॉल मस्ट बी विदिन 2 किलोबाइट्स। तो इसमें रेंज का फर्क है। L कॉल 64 किलोबाइट के अंदर किसी जगह का भी एड्रेस अगर होगी सब रूटीन तो कॉल हो जाएगी, और ए कॉल जो है वो 2 किलोबाइट की रेंज में होनी चाहिए। अब द यूज ऑफ ए कॉल इंस्टेड ऑफ L कॉल सेव्स द नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ प्रोग्राम इन स्पेस। अब इससे इसको ए कॉल और L कॉल का फ़ायदा क्या होगा, एक तो ये स्पेस का फ़र्क आ गया, दूसरा कि अगर आप L कॉल ये करेंगे तो प्रोग्राम की 3 बाइट इंस्ट्रक्शन 3 बाइट्स की है, और जबकि ए कॉल जो है वो 2 बाइट्स की है। तो इसके यूज़ से जो रोम है उसकी जो स्पेस है, प्रोग्राम की जो स्पेस है, एरिया है, वो कम इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिटर्न की इंस्ट्रक्शन। तो रिटर्न RET रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। RET क्या बनता है, रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। सिंटैक्स इसका क्या है, सिर्फ आपने RET लिखना है, इसके साथ कोई एड्रेस वगैरह नहीं होता।
डिस्क्रिप्शन इसकी ये है कि रिटर्न इज यूज टू रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन प्रीवियस कॉल बाय एन कॉल और ए कॉल। एन कॉल या ए कॉल के जरिए से आपने जो सब रूटीन कॉल की हुई है उससे रिटर्न होने के लिए रिटर्न ये इंस्ट्रक्शन यूज होती है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंटिन्यूस एट द एड्रेस दैट इज कैलकुलेटेड बाय पॉपिंग द टॉप 2 बाइट्स ऑफ द स्टैक। तो अब ये इसके साथ जो रिटर्न का एड्रेस है वो कैसे कैलकुलेट होगा, कहाँ से आएगा? तो जो स्टैक के अंदर 2 बाइट्स हैं वो आपने पॉप करने हैं या सिस्टम उसको पॉप करता है। पॉप करने का मतलब स्टैक से वापस लेता है, ठीक है, पीसी के अंदर डाल देता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट इज पॉप्ड ऑफ द स्टैक फर्स्ट। पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट पॉप होगी, फॉरवर्ड बाय द लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट, अगर 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, RETI रिटर्न फ्रॉम ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन, रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो RETI की इंस्ट्रक्शन यूज होती है रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट सर्विस रूटीन। एक है सब रूटीन, एक है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो ये 2 चीज़ें हैं। इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स इंटरप्ट्स के लिए लिखी जाती है और मैसेज सब रूटीन किसी भी प्रोग्राम में लिखी जा सकती है। इसका सिंटैक्स RETI होता है, लिखते हैं हम RETI यूज टू रिटर्न फ्रॉम इंटरप्ट सर्विस रूटीन। RETI फर्स्ट enables interrupt of equal and lower priorities to the interrupt that is terminating। तो ये जो है ये पहले जो इंटरप्ट एक से ज़्यादा अगर कॉल हुई है तो फिर उनकी प्रायोरिटी को चेक करेगा। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंटिन्यूस एट द एड्रेस दैट इज कैलकुलेटेड बाय पॉपिंग टॉप 2 बाइट्स ऑफ द स्टैक। जो स्टैक से 2 बाइट्स उठाएं उससे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर लेगा। एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट इज पॉप ऑफ फर्स्ट एंड फॉलोड बाय द लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। तो इस केस में भी पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को उठाएगा स्टैक से और फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट को। RETI फंक्शन आइडेंटिकली टू RETE, इन दोनों का फंक्शन एक जैसा है। इफ इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन, अगर इंटरप्ट सर्विस रूटीन के बाहर इनको आप इस्तेमाल करते हैं तो दोनों का फंक्शन एक जैसा है। ये जो है हमने ब्रांच की इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम फ्लो कंट्रोल जो है ट्रांसफर की इंस्ट्रक्शन स्टडी की हैं। इसमें शॉर्ट जंप्स हैं, इसमें कॉल की इंस्ट्रक्शन है और अनकंडीशनल जंप्स हैं और रिटर्न की इंस्ट्रक्शन है। तो ये 3-4 कैटेगरीज बन जाती हैं इसके अंदर, शॉर्ट जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट जंप है या कंडीशनल जंप्स हैं और इसके अलावा अनकंडीशनल जंप्स हैं, कॉल की इंस्ट्रक्शन है और रिटर्न की इंस्ट्रक्शंस हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर होगी होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।